चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वाला थर्ड वाला केस क्या था? हमने इन दोनों केसेस को तो कवर कर लिया। अब थर्ड वाले केस की बात करते हैं। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन, चलिए मैं पहले इसको ना यहां से रीड करवा देता हूं आपको। कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखो इंडियन सिटीजन तो होना चाहिए, या इंडियन सिटीजन नहीं है वो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या चीज होता है सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जिसके आइदर ऑफ ही, या तो वो या तो वो या तो उसके कोई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, वो उसकी, या फिर देखो क्या, या तो वो खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। अनडिवाइडेड, जब पाकिस्तान, भूटान वगैरह ये सब कुछ ही हमारा हमारा हुआ करता था, नेपाल वगैरह हमारा हुआ करता था, तो हम कहते थे कि ये क्या चीज है, देश का पार्ट हुआ करता था। तो हम कहते थे कि ये जो है ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात है। अनडिवाइडेड इंडिया में अगर ये लोग पैदा हुए हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स या फिर हम लोग, तो यानी कि चाहे वो पैटर्नल की तरफ से हो, चाहे वो मैटरनल की तरफ, चाहे वो पापा के फादर हो, चाहे वो मम्मा के फादर हो, ये अगर पैदा हुए हैं तो हमको इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। यानी कि यहाँ का पर्सन, यहाँ का परिंदा, यानी ये बीज जो होता है ना, यहीं से शुरू हुआ है। तो उनके लिए कहते हैं कि वो लोग जाते हैं बाहर, बट प्रॉपर्टीज उनकी यहाँ पर पड़ी हुई है, खानदानी जमीन पड़ी हुई है, वो कभी-कभी यहाँ पर विजिट करने आते हैं, नॉर्मली घूमने आते हैं, ठीक है क्या? तो कहते हैं कि नॉर्मली रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया, वो जनरली वहां पर थे और विजिट करते हैं इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में वो घूमने आते हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए क्या चेक करना था सर? इनके लिए चेक करना था 182 डेज लगा करता था। अब हमारे निर्मला सीतारमन जो मैडम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा कि भैया इनको 182 डेज की हम जब छूट दे रहे हैं, बट ये लोग तो इंडिया में भी पैसा कमाते हैं, ठीक है क्या? तो यानी कि देखो, अगर ये 182 डेज देखा और रेजिडेंट बन गए, ठीक है क्या? अब देखो ये अगर रेजिडेंट बने, यहां से अगर वो कह रहे हैं कि 182 डेज नहीं रहे तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाए। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता था? इसका इफेक्ट ये होता था, इंडिया में जो इन्होंने इनकम कमा ली है, सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देते थे, और बाहर जो इनकम कमा रहे थे नॉन रेजिडेंट, अगर ये बाहर इनकम कमा रहा था, तो इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था। यानी कि अगर कोई बिजनेस ने यहां से स्टार्ट किया है और वो फॉरेन में ब्रांचेस खुले हुए हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देता नॉन रेजिडेंट को उस पर टैक्स नहीं देना। अगर कोई भी बिजनेस यहाँ का है और वो फिर फॉरेन में जाकर उससे क्या कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, मतलब बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करके फॉरेन ले गया और फॉरेन में ब्रांचेस है और उससे कमा रहा है, या फिर कोई प्रोफेशन यहां पर था और उससे कमा रहा है, तो उस पर किसको टैक्स नहीं देना होता है? उसको नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना होता है, बट वो आर बट एनओआर को टैक्स देना होता है। बात समझो, किसको टैक्स देना होता है? आर बट एनओआर को टैक्स देना होता है। आर बट एनओआर को टैक्स देना होता है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि 182 डेज से अगर वो बन जाता है रेजिडेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर हम दो केसेस देखेंगे, उनमें अगर रेजिडेंट बना तो ठीक है, आरओआर बना तो ठीक है, वरना आरओआर या आर बट एनओआर, तो दोनों ही केस में हम उस वाली इनकम को टैक्स कर सकते हैं जो इंडिया में इनकम शुरू हुई, इंडिया में हमारा क्या सेटअप लगा और बाहर जो है हमारा चला गया, बाहर जो ब्रांचेस खोले गए हैं उससे जो बिजनेस कमा रहे हैं, उस केस में सिर्फ और सिर्फ देखो यहां पर क्या बोलेंगे, अगर आप आरओआर हो, ठीक है क्या? देखो मैं दिखाई देता हूं आपको ना, देखो कि ये केस बताता हूं ये हुआ क्या, ठीक है क्या? इस केस को आप ढंग से समझ पाएंगे कि यहां पर हुआ क्या है। इधर देखो, फ्लेक्सिबिलिटी देख लो एक बार, ये रहा, देखो देखो, आरओआर अगर इंडिविजुअल बनता है ना, तो उसके लिए तो इंडी सारे दुनिया जहान की इनकम टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम दो तरीके की होती है, दोनों तरीके में फॉरेन इनकम में क्या बोला कि एक तो फॉरेन इनकम जो कि डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी बिजनेस अगर आप यहां पर कंट्रोल कर रहे हो, इंडिया से कंट्रोल करवा रहे हो और आपका फॉरेन में ब्रांच है, तो आप आरओआर हो तो भी टैक्स देना है, ठीक है, और फॉरेन इनकम पर भी, यानी दुनिया जहान की इनकम पर टैक्स लगेगा। देखो आर बट एनओआर का केस समझो, आर बट एनओआर क्यों बनाया गया? आर, अच्छा, और आर नॉन रेजिडेंट को क्यों रखा गया? नॉन रेजिडेंट को रखा गया कि भैया तुम्हारी इंडियन इनकम पर टैक्स लेंगे, फॉरेन इनकम पर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। फॉरेन में कोई सी भी इनकम हो, चाहे वो इंडिया से कोई नॉन रेजिडेंट है और इंडिया से कोई बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है और वो बाहर मान लो चाइना में है, इंडिया से कंट्रोल कर रहा है और वो चाइना में वो प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो इंडिया वाले उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। कोई प्रोफेशन इंडिया से चालू हुआ और वो चाइना में चला गया, ठीक है क्या? चाइना में चल रहा है, वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वहां से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर कमाएगा तो उसकी चाइना वाली इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती थी, ठीक है क्या? लेकिन हमने किसको पकड़ा है? आर बट एनओआर को पकड़ा है, क्योंकि देखो यहां पर तो नॉन रेजिडेंट को तो इस पर इनकम पर टैक्स नहीं देना। इसमें डिफरेंस क्या है?
नॉन रेजिडेंट और आर बट एनओआर कह रहे हैं कि भैया इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ किस पर टैक्स लगाया जा सकता है। कह रहे हैं जो इंडिया में बिजनेस सेटअप हुआ है ना, इंडिया में बिजनेस सेटअप था या कंट्रोल्ड इंडिया से है और बाहर आप उसके उसके मजे लूट रहे हो और वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आर बट एनओआर अगर आपका सिचुएशन हो जाता है तो आपको इंडिया में उस पर भी टैक्स देना है। तो इसी के चलते उन्होंने बोला कि भैया कि जो ये लोग इंडियन ओरिजिन वाले लोग हैं, ये घूमने आते हैं, यहाँ पर बिजनेस सेटअप करते हैं और अपनी कंट्री में वो चलाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कभी कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी कंट्री में चलाते हैं बिजनेस को और कंट्रोल यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, इंडियन कंट्रोल, और या फिर प्रोफेशन यहां से वो चलाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है उनका। तो अगर बात कर रहे हैं इनकी, तो उन्होंने बोला कि हम इनको इनकम बेस्ड पर भी जज करेंगे। अभी तक तो स्टे के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इनकम बेस्ड भी हम देखेंगे और इनकम बेस्ड के हिसाब से हम इनकी रेजिडेंशियल स्टेटस को जज करेंगे। तो किसके बारे में इनकम बेस्ड लग रहा है ये देख लो पहले। किसके बारे में लगा सर? तीसरा जो एक्सेप्शनल केस था उसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि अगर आपका पहले तो ये लिमिट नहीं थी, पहले ये लिमिट नहीं थी, अमेंडमेंट के बाद आई है। ठीक है क्या? पहले तो ये था कि अगर वो घूमने इंडियन ओरिजिन है, वो कभी-कभी घूमने आते हैं तो उसका 182 डेज देखो, रेजिडेंट है तो ठीक है, तो आर बट एनओआर वो 2 कंडीशन वाली पूरी होगी, वो वाली पूरी होगी तो वो दोनों आरओआर हो जाएगा और आर बट एनओआर हो जाएगा। अदरवाइज क्या बन जाएगा वो? अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट में बोला कि भैया हम बर्दाश्त कर सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, जो फॉरेन से कमाई गई इनकम है उसको छोड़ दो, अगर अप टू आपका 15 लाख है ड्यूरिंग द ईयर, तब आप 182 डेज देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप 182 डेज देखो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का स्टेटस ले लो। आपके लिए वो जो 60 डेज और वो वाला क्राइटेरिया हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने फॉरेन इनकम, यानी क्या बोल रहे हैं, टोटल इनकम मतलब फॉरेन इनकम में से हटा दो, मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं इंडियन इनकम की बात करें, कह रहे हैं अगर आप इंडिया से 15 लाख रुपए कमाते हो, बाहर से आते हो और इंडिया में 15 लाख तक कमाते हो, तो हम आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए 182 डेज का बेनिफिट दे रहे हैं। आपके लिए 182 डेज का बेनिफिट दे रहे, क्योंकि बेनिफिट ही है ना, अदर दूसरे वाला क्राइटेरिया हम चेक नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इससे हल्का सा भी बढ़ गए, यानी अगर आपने 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया, तो आपको कौन सा केस लगेगा? आपको ये दोनों क्राइटेरिया आपको चेक करने पड़ेंगे अपने रेजिडेंट बनने के लिए। रेजिडेंट बनने के लिए देखो अब क्या बोल रहा है वो। हाउएवर हाउएवर कह रहे अगर 15 लाख तक है तो 15 लाख तक है टोटल इनकम, तो भैया 182 डेज चेक करना है, और फिर अगर वो रेजिडेंट निकला तो फिर वो 2 कंडीशन पूरी करनी है, तब जाके आपका। यहां पर क्या बोल रहा है देखो, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स से हटाकर, किसको? इनकम विच इज एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, एंड एक्रू अराइज मतलब जो जनरेट हो रही है आउटसाइड इंडिया में, एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, जिसको माना नहीं जा रहा कि वो इंडिया में जनरेट, मतलब सिंपल शब्दों में जो बाहर की इनकम है उसको छोड़ दो। एक्सेप्ट कौन सी इनकम को छोड़ना है? एक्सेप्ट किसको नहीं छोड़ना है? कह रहे हैं जो बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन इंडिया से आप कर रहे हो ना, उस इनकम को आप जोड़ लेना। लेकिन ये जो 15 लाख की लिमिट लगा रहे हो ना बेटा, आप 15 लाख की लिमिट में किसको लेकर चलोगे? कह रहे जो इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया में मान लो आपका रेंटल इनकम जा रहा है, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है रेंटल इनकम है, इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हो उससे इनकम आ रही है आपको, इंडिया में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उससे आप डिविडेंड कमा रहे हो, इंडिया में आपने एफडीज कर रखी है उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो वो तो इंडियन इनकम ही है क्योंकि जनरेट ही इंडिया में हो रही है। तो कह रहे हैं कि अगर इंडियन इनकम कमा रहे हो प्लस आपने कोई बिजनेस सेटअप कर लिया है बाहर और कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, तो उसकी इनकम को भी 15 लाख में जोड़ो, और अगर वो 15 लाख तक आई तो हम आपका 182 डेज देखेंगे। अगर वो 15 लाख से ऊपर हो गई, अगर ऊपर हो गई, देखो अगर वो एक्सीड कर देता है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, इफ वो कह रहे हैं कि हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज का क्राइटेरिया तो चेक करेंगे ही करेंगे, जो पहले था वो तो चेक करेंगे ही करेंगे ना, ये तो ऊपर वाले में भी कवर हो जाता है, उसमें तो चेक करेंगे ही करेंगे। इस वाले में कब आएगा? अगर आप यहाँ पर रेजिडेंट बन गए तो फिर आपको वही 2 क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे, आरओआर और एनओआर वाले। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया, कह रहे हैं कि एक और कंडीशन लगा दी इन पर। कह रहे क्या कंडीशन? देखो ये तो पहले वाली कंडीशन है ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। कह रहे हैं कि या फिर he has been in India at least 120 days in the previous year, एटलीस्ट वो 120 डेज प्रीवियस ईयर में रहा है, तो मतलब क्या 182 डेज, अगर 182 डेज अगर उससे ज्यादा रहा तो ये वाली सेक्शन लग जाएगी। तो ये वाला क्राइटेरिया किसके लिए है? कह रहे मिनिमम वो 120 डेज रहा होना चाहिए, एंड वो 182 डेज के बाद, यानी कि मतलब 181 डेज तक
अगर वो रहा है तो ये वाला चीज लग जाएगा, क्योंकि 182 डेज रहा है तो ये लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कह रहा है कि 120 से लेके 181 डेज तक अगर वो रहता है इंडिया में रहा होना चाहिए, एंड ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स में उसके 365 डेज पूरे होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, यानी सेकंड वाली सेक्शन से अगर वो ऐसा हो जाता है, सेकंड वाली सेक्शन लग जाती है, अगर ये कंडीशन पूरा करता है, इफ ही बिकम्स रेजिडेंट, तो वो उसको रेजिडेंट मान लेंगे हम। तो उसको अगर ये या तो ये कंडीशन पूरी कर दे तो रेजिडेंट है, या तो ये कंडीशन पूरी कर दे तो भी रेजिडेंट है। और अगर वो यहां से रेजिडेंट बन गया, बाय द सेकंड कंडीशन से रेजिडेंट बना, तो उसको उसको दो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही क्या बना जाएगा, वो क्या मान लिया जाएगा, आर बट एनओआर मान लिया जाएगा। क्यों बोला आर बट एनओआर, बताओ बताओ अब। क्योंकि उसकी हमें कौन सी इनकम को टैक्स करना था सर, बाहर की जो इनकम है, जो इंडिया से वो कंट्रोल कर रहा है उसकी बाहर की इनकम को, उसको इंडिया में टैक्स करना था। उसके लिए ये वाला प्रोविजन लेकर आए थे अमेंडमेंट में, ठीक है क्या? तो हमने उनको नहीं छोड़ा। और यानी कि जो हमने अब क्या बोल रहे हैं, वैसे तो जनरली सबके लिए इन जनरल क्या देखा जाता है, स्टे के बेसिस पे हम लोग रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बना रहे थे। लेकिन एक एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन में इंडियन सिटीजन और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके लिए क्या बोल रहे हैं, उसके लिए स्टे के बेसिस पे तो है ही, अगर वो 15 लाख तक की इनकम, 15 लाख तक की इनकम कमाता है, इंडियन इनकम 15 लाख तक की, फॉरेन इनकम को छोड़ दो। लेकिन फॉरेन इनकम में किसकी बात नहीं कर रहे हम, फॉरेन इनकम में किसकी बात नहीं कर रहे, जो इंडिया से आपने सेटअप किया है बाहर, इंडिया से सेटअप किया है बाहर बिजनेस, उसके बिजनेस को भी आपको ऐड करके चलना है, उससे जो प्रॉफिट आया उसको भी ऐड करके चलना है, उसकी इनकम को ऐड करके चलना है। और उसकी अगर इनकम को ऐड कर दोगे, अगर वो आपका 15 लाख से ज्यादा चला जाता है, तो आपके लिए 182 डेज या फिर आपको मिनिमम 120 डेज का क्राइटेरिया आपको दिया जाता है कि 120 डेज और 4 साल, पिछले 4 साल में अगर 365 डेज रहे हो आप, तब हम आपके लिए क्या करेंगे, तब आप रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर आप सेकंड कंडीशन से रेजिडेंट बन गए हो तो आर बट एनओआर हो जाएगा। यस और नो सर, बताओ जल्दी से। सर समझ में आ गया, चलिए जल्दी से चार्ट बताता हूं मैं। देखो चार्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है आपके लिए, ये रहा। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर इंडियन सिटीजन था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नॉर्मली रिजाइड आउटसाइड इंडिया और घूमने फिरने आते हैं यहाँ पर, और हिज टोटल इनकम अदर देन दी फॉरेन इनकम इज अप टू 15 लाख तक है। तो हम लोग इसके लिए क्या चेक करेंगे सर, ओनली ओनली 182 डेज चेक करेंगे सर, ठीक है क्या? लेकिन अगर अगर वो 15 लाख के ऊपर चला जाता है, तो 15 लाख के ऊपर अगर चला गया, तो यानी सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम, यानी 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, एक्सीड करता है 15 लाख से। देखो क्या बोल रहा है वो, एक्सीड करता है 15 लाख से, विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इफ, दो कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी कर दी। तो कह रहे हैं कि अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा होना चाहिए, या फिर वो इस प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 120 डेज भी रुक गया, एंड लास्ट 4 डेज में अगर उसका उसका देखा जाएगा, लास्ट अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे क्या वो 120 डेज पूरा रुका है या नहीं रुका। अगर वो 120 डेज एंड इसके साथ ही क्या पूरा किया उसने, पिछले 4 साल में 365 डेज पूरे किए सर, ये तो उसकी तरह ये जो 60 डेज और 365 चेक करते थे, हाँ उसकी तरह ये, बट इसको काट के उन्होंने लिख दिया 120 डेज चेक करेंगे। इसमें इसमें कितना चेक करेंगे, 120 डेज चेक करेंगे। तो यानी कि 120 डेज और 365 डेज चेक होगा। देखो अभी भी कंडीशन वही है, पहले वाली कंडीशन है, बट इसके लिए क्या चीज हो गया, 120 डेज, 60 डेज की जगह 120 डेज लिख दिया है, ठीक है क्या? वेयर द पर्सन फॉल्स अंडर द अबव क्राइटेरिया, यानी इस वाले क्राइटेरिया में आ गया और बिकम रेजिडेंट बन जाता है, ही विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर बट एनओआर माना जाएगा ऑलवेज सेक्शन 6(6) के हिसाब से। वेयर स्टे इन इंडिया 120 डेज, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो स्टे इन इंडिया कितना है, 120 डेज मोर और मोर, बट लेस देन कितना होना चाहिए, 182 डेज, यानी 181 डेज बोल सकते हैं क्या? यस सर बोल सकते हैं। तो उस वाले क्राइटेरिया में वो क्या बन जाएगा आपका, आर बट एनओआर बन जाएगा। देखो टोटल करने के लिए बोल रहे हैं कि 15 लाख की लिमिट के लिए क्या क्या चीज जोड़ेंगे। 15 लाख की लिमिट के लिए एक तो इनकम फ्रॉम दी फॉरेन सोर्स, देखो क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम दी फॉरेन सोर्स, यानी जो इनकम एक्रू अराइज बाहर हुई है और उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, एक्सक्लूड करके चलना है। लेकिन कोई भी इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम जो एक्रू अराइज और डीम टू एक्रू, यानी कि मान लो कि कोई इनकम एक्रू अराइज हो रही है और सेक्शन एक दी हुई है, आप पढ़ोगे आगे, उसको माना जाता है कि जैसे कि कोई इनकम बाद में मिल रही है हमको, बट वो माना जाएगा कि एक्रू अराइज मतलब इसी साल हमें मिल गई है, तो इसी साल मिल गई है, तो और वो इंडियन इनकम मान लिया जाता है, एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है, तो वो भी इंडियन इनकम कहलाएगी। और हमने कवर कर दिया किसको, कह रहे हैं इंडिया से जो कमाओगे वो तो है ही है, और दूसरा आउटसाइड इंडिया जो भी किससे कमा रहे हो, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम
फ्रॉम इंडिया या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया से आप बाहर कमा रहे हो तो उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। अगर 15 लाख से ज्यादा चले जाते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये 2 कंडीशन अप्लाई हो जाएँगी। तो यानी चलो एक बिल्कुल बेहतरीन सा चार्ट मैंने आपको बनाया, इधर देख लो। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अगर इंडियन है वही है जो फॉरेन जाते हैं और मतलब इंडियन ओरिजिन है और नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया और हमें विजिट करने आते हैं प्रीवियस ईयर में। अगर उनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम अगर नॉट एक्सीडिंग 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो यानी कि क्या बोलेंगे उसको, क्या कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कंडीशन, देखो चार्ट देखो क्या बोल रहे हैं, कंडीशन टू बी, ये चार्ट फॉलो कर लेना बस काम बन जाएगा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड 182 डेज और मोर, अगर उसने ये सेटिस्फाई कर दिया तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर वो समझ गए हम लोग, ठीक है क्या? 182 डेज और मोर देखा जाएगा। और अगर यहाँ पे वो 182 डेज और मोर अगर नॉट एक्सीडिंग है तो फिर अगर रेजिडेंट बन गया तो फिर वो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दोनों सेटिस्फाई किया तो आरओआर, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो आर बट एनओआर बन जाएगा। लेकिन अगर उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा चला जाता है सर, तो 15 लाख से ज्यादा चला जाता है तो उसका 2 कंडीशन चेक करेंगे, 182 डेज चेक करेंगे और उसका मिनिमम 120 डेज और प्लस प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स चेक किया जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पर वो रेजिडेंट इस वाले से रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए फिर आपको, यानी देखो मैंने तीर दिया ना, उसके लिए यानी 182 डेज अगर और उससे ज्यादा है तो फिर उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये 2 कंडीशन, तब जाके वो आर बट एनओआर या फिर क्या माना जाएगा, आरओआर माना जाएगा। ठीक है क्या? वो आरओआर माना जाएगा। लेकिन अगर वो 120 डेज से के लिए बनता है तो कह रहे हैं 120 डेज के लिए बन रहा है, कह रहे हैं हम यहाँ पर आपको रियायत दे रहे हैं, कह रहे हैं आप बेशक 120 डेज के लिए जाओ, 122 डेज के लिए मतलब 120 डेज के लिए मिनिमम रह लो तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे, बट हमारा पर्पस आपका फॉरेन की इनकम पर टैक्स लगाना नहीं है, जो इंडिया से आप कंट्रोल कर रहे हैं ना उस पर टैक्स लगाना है। तो इसीलिए हम आपको क्या बना रहे हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या बना रहे हैं, अगर यहां से अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो ही विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज आर बट एनओआर, अदरवाइज उसको क्या मान लिया जाएगा, आर नहीं यानी एनआर मान लिया जाएगा। यानी स्टे अगर सिंपल शब्दों में अगर 120 डेज से नीचे चला गया इस केस में तो वो क्या कहलाएगा बता दो जल्दी से, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। देखो अब अगर मैं केस बताऊं आपका, केस फॉर वही इंडियन ओरिजिन वाला, इंडियन सिटीजन एंड और इंडियन ओरिजिन वाला जो कि इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं। देखो केस नंबर 1, अगर वो कह रहा है कि सिंपल 60 डेज वाला क्राइटेरिया तो इस पे लग नहीं रहा, अगर वो रहता है जीरो से 120 डेज नहीं, लेस देन 120 डेज, लेस देन 120 डेज रहता है, ठीक है क्या, तो भैया वो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट है। 120 डेज से नीचे रह गया, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन और उसका एक्सीड हो रखा है 15 लाख से, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सीड हो रखा है, कंडीशन समझ लेना। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई केस क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि विजिट करने आते हैं, विजिट कर रहे हैं इंडिया में इन प्रीवियस ईयर। तो अगर वो जीरो से लेकर, बताओ उनका स्टे की बात कर रहा हूं मैं, स्टे और इनका जो इनकम है, इनकम जो है यानी टोटल इनकम चेक करना था ना एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, मोर देन 15 लाख रुपीस आ चुका है। तो क्राइटेरिया चेक करने के बाद हमने बोला 15 लाख, अगर वो और स्टे देखेंगे अब उनका, तो पहले तो ये देख लो कि इनके इनकम कौन सी क्राइटेरिया में, ठीक है, फिर उसके बाद स्टे देखना है आपको। स्टे अगर जीरो से लेके अगर मान लो वो लेस देन 120 डेज रहे, तो लेस देन 120 डेज रहे तो भैया सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा वो। 120 डेज से लेके 182 से लेस देन 182 डेज रहे और प्लस इसके साथ उसने 365 डेज पूरे कर दिए, 365 डेज इन लास्ट प्रीवियस ईयर में पूरा कर दिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ लास्ट प्रीवियस ईयर में इसका 365 डेज था, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है क्या। लास्ट ये अगर पूरा हो गया है उसका तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा और वो ऑलवेज क्या बनेगा, आर बट एन ओ आर बनेगा, ठीक है क्या। लेस देन 182 डेज और आर बट एन ओ आर बन जाएगा। अगर वो रह जाता है मोर देन, वो 182 डेज और मोर रह जाता है तो फिर वो बन जाएगा क्या, रेजिडेंट बनेगा। रेजिडेंट बनने के बाद फिर आपका 2 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। वही कंडीशन कौन सा, पिछले 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए और 730 डेज
वो रुका होना चाहिए 7 साल में, 7 ईयर्स में। अगर ये दोनों कंडीशन उसने पूरी कर दी तो वो आरओआर हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन पूरा कर दिया, अगर दोनों कंडीशन में से अदरवाइज वो क्या कर देगा, वो आर बट एन वो आर बन जाएगा, अदरवाइज वो आर बट एन ओ आर बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में क्लियरली आ गई या नहीं आ गई? सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये अमेंडमेंट हुआ था, हमारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है क्या? और मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या भी हम लोग जोड़ेंगे उसके उसके लिए क्या-क्या हम लोग जोड़ना चालू करेंगे, कि 15 लाख की इनकम कैसे-कैसे निकालेंगे। येस और नो? यस सर, यस और नो? यस सर। देखो यहाँ पर वही चीज़ मैंने बता दी है, ये मेन नोट्स में है। ये चीज़ आ गई है आपकी, ठीक है ना? अच्छा, एक्चुअली ये मैंने आपके नोट्स में लेके बता दिया है, ठीक है क्या? रेज़िडेंट बट आर ना क्या है ना, इंडिविजुअल शैल बी कॉल्ड, ये किस में लिखा हुआ है? 6 में लिखा हुआ है। देखिए सीधा डायरेक्टली बोला हुआ है कि 6 में आर बट एनओआर के लिए कोई भी पर्सन जो इंडिया टोटल इनकम है उसकी 15 लाख से ज़्यादा की जा रही है, तो और 182 डेज़ और 120 डेज़ और मोर रहा है बट लेस देन 182 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहा है। तो अब उसके लिए ये क्राइटेरिया है। इफ means if his stay in India in previous year less than 120 days, then he shall be non-resident। अगर न सीधा 120 डेज से नीचे रह गया तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे, रेजिडेंट बोल देंगे। ठीक है क्या? यहाँ पर उसके लिए इनकम बेस्ड को भी पकड़ लिया गया। किसके लिए इनकम बेस्ड पकड़ा है, एक बात ध्यान रख लेना, वही इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो नॉर्मली यहाँ पर आता है। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ तक पूरा होने के बाद ये तो क्वेश्चन हमने निपटा लिए थे, ये क्वेश्चन हमने निपटा लिया था। एक सेक्शन आती है आपकी अगेन डीम्ड रेजिडेंट की सेक्शन। ये देखिए ये सेक्शन क्या बोलती है, यहाँ पर भी अमेंडमेंट किया और यहाँ पर भी निर्मला सीतारमन मैडम को चैन नहीं आया और उन्होंने क्या कहा कि हम एक और सेक्शन बना रहे हैं डीम्ड रेजिडेंट, वो भी किसके बेस पे, इनकम बेस्ड पर बना रहे हैं। ठीक है क्या? अब इनकम बेस पे उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि भैया देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज नंबर 1, यानी कि कह रहे हैं कि भैया जो क्लॉज नंबर 1 है 6A में जो लिखा हुआ है, 6A अगर लग गया आप पर तो ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है क्या? तो कह रहे हैं कि इन नहीं, कह रहे हैं कि अन इंडिविजुअल, कह रहे क्या बोल रहा है, एक ऐसा इंडिविजुअल बीइंग अन सिटीजन, नहीं इंडियन सिटीजन, बीइंग एन इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और टोटल इनकम अदरवाइज देन दी फॉरेन इनकम व्हिच इज एक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है, ये वही है, एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता, देखो वहां ऊपर वाले में क्या बोला था, इंडियन सिटीजन और पर्सन, जो हमने बोला था इंडियन ओरिजिन, दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा, अच्छा कोई पर्सन है जो बच गया है वहां से, नॉन रेजिडेंट बन गया है, कोई पर्सन है जो, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कह रहे हैं कि इंडियन रेजिडेंट के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, उसके इनकम क्राइटेरिया देख रहे थे, जो कि बाहर से घूमने आ रहा था, और इनकम क्राइटेरिया के लिए हम लोग ये चीज देख रहे थे। ठीक है क्या? ये चीजें देख रहे थे, और ये चीज देखने के बाद हमने बोला कि भैया ये रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट बन गया अगर 120 डेज से कम रहा है तो, ये रहा था। तो ठीक है क्या? अब यहां पर कह रहे हैं कि मान लो विजिट इंडिया, देखो इंडियन ओरिजिन के बारे में बात नहीं की, इंडियन ओरिजिन के बारे में बात नहीं कर रहा, इंडियन सिटीजन के लिए बात कर रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के लिए तो ये था, ये ही एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन है, यही बताया ना, इंडियन सिटीजन वाला बंदा है और उसका 15 लाख से ज्यादा का इनकम हो गया है, ठीक है क्या, सेम कैलकुलेशन है, ठीक है क्या, और अगर वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है, यहाँ पर देखो रेजिडेंट बन गया तो वो तो इस क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन जाएगा ना, अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया है तो आपको एक और चीज चेक करनी है, आपको एक और चीज चेक करनी है, कह रहे हैं कि अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं, वुड बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। मतलब क्या हो गया, कह रहे हैं कि भैया अगर आप जैसे तैसे बच बचाकर निकले वहां से और आप रेजिडेंट बन गए, आप क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए, कह रहे किस की बात कर रहे, कहते कोई सा भी इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, तो हमने ऊपर वही कवर किया, इंडियन सिटीजन के लिए क्या था, जो अभी जो नॉर्मली बाहर रह रहे थे और यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, नॉर्मली बाहर रह रहे थे यहाँ पर आ रहे थे, उनके लिए बात की थी। बट यहाँ पर सिंपल उसने बोल दिया सारे इंडियन सिटीजन की बात करती, भैया कोई सा भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, हमारा सिटीजन है, और उसका ये सब पर लग रहा है, कह रहे वो, और उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम यहाँ पर बन रहा है, इंडियन इनकम जो है इंक्लूडिंग वो वाला इनकम, वो जो फॉरेन इनकम में से कमा रहा है, ठीक है क्या, कह रहे हैं कि अगर उसको इंक्लूड करके अगर इंडिया में वो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है और वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है यहाँ पर, और एक और बात समझो,
कह रहे हैं कि ही इज, ठीक है, एंड डीम टू बी द रेजिडेंट इंडिया, नॉन रेजिडेंट है, बट उसको हम बोल रहे हैं कि मान लिया जाएगा वो हमारा बंदा है, मान लिया जाएगा कि वो हमारा रेजिडेंट है अगर वो कहीं पर भी दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा है तो यानी कि क्या बोला कि कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि बाहर भी इनकम कमा रहा है, देखिए हो सकता है ना ऐसा बंदा, क्योंकि हर कंट्री में कोई स्टे के बेसिस पे बना रहा है रूल, कोई किसके बेसिस पे रूल बना रहा है, तो कह रहा है वहां पे भी नॉन रेजिडेंट, वहां पे भी नॉन रेजिडेंट, वहां पे भी नॉन रेजिडेंट, और इंडिया में भी तुम नॉन रेजिडेंट हो गए, तो कोई भी आपकी फॉरेन इनकम को तो टैक्स नहीं कर पा रहा, कोई भी आपकी फॉरेन इनकम को टैक्स नहीं कर रहा। तो निर्मला सीतारमण मैडम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते तो हम, आप हमारे हुए ना, आप 15 लाख रुपए से ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा कमा ले रहे हो तो आप हमारे हुए, तो जैसे ही आप हमारे हुए, साल का ही ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख कुछ नहीं होता इतना ज्यादा, 15 लाख यानी कि महीने का 1,25,000 अगर आपने कमा लिया तो, ठीक है क्या, अगर इससे ज्यादा 1,25,000 से ज्यादा का कमाते हो इनकम, तो आप हमारे मान लिया जाओगे, बेशक आपने, अगर आप कहीं और टैक्स नहीं भर रहे हो, तो किसी और कंट्री में अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो ड्यू टू इस डोमिसाइल और रेजिडेंस, जो भी रूल है डोमिसाइल और रेजिडेंस का रूल वहां पर एप्लीकेबल हुआ, उसकी वजह से आप वहां कहीं और टैक्स नहीं भर रहे हो, तो आप हमारे रेजिडेंट मान लिए जाओगे और आपको हम क्या कर देंगे, क्या मान लेंगे, आर बट एनओआर। बताओ पर्पस क्या है, किस चीज को टैक्स करने की बातें प्लानिंग की गई यहाँ पे सर, जो इंडिया में जो सेटअप किया था ना, सेटअप किया है, क्या सेटअप किया है सर, इंडिया में अगर सेटअप किया है आपने बिजनेस और वो चला गया है फॉरेन, और फॉरेन में आप कमाई कर रहे हो इंडियन से, और कंट्रोल बिजनेस का इंडिया में है, ठीक है क्या, तो इस इनकम को भी हम लोग टैक्स कर डालेंगे, इसकी प्लानिंग हमने की है, ठीक है क्या। निर्मला सीतारमन कहती है कि भैया आप इंडिया से कंट्रोल करते हो बाहर, ठीक है, कंट्रोल इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है, बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो रही है, सब कुछ इंडिया में हो रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि आपका जो है, आपको हम कह रहे हैं कि जो प्रोफेशन सेटअप कर रहे हो आप, कंसल्टेंसी यहाँ से दे रहे हो, ठीक है क्या, तो भाई 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो, और कहीं और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, और क्या बनोगे आप, आर बट एनओआर बनोगे। हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, कह रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा इन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं होगा, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर बाय सेक्शन 6(1). अगर 6(1) में आप 182 डेज वाला क्राइटेरिया अगर आप करके पूरा करके अगर आपने आ गए हो, और उसमें अगर आप क्या बन गए हो, देखो 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया था, ये जो इंडियन सिटीजन है, हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक्सेप्शन में कवर हो रहे थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जो सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, या फिर क्रू मेंबर बन के बाहर गया, या फिर कोई जो नॉर्मली बाहर रहता है और वो वहां पर आया, वो कंडीशन में वो लोगों के लिए तो अलग कंडीशन थी, कह रहे हैं अब बाकी जो सिटीजन रहेंगे उनके पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर आप 6(1) से ये 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया पूरा करके अगर आप बन गए हो क्या, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तब तो फिर आपको आरओआर और आर बट एनओआर दोनों देखना पड़ेगा, आरओआर और आर बट एनओआर दोनों देखना पड़ेगा वहां पर, इसीलिए ये सेक्शन बोला है, कह रहे कि अगर आप ऊपर से बन गए तो आर बट एनओआर आपको देखना पड़ेगा। डीम सेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऊपर बच के निकल गए हैं, नॉन रेजिडेंट बन गए हैं, ऊपर बच के निकल के नॉन रेजिडेंट बन चुके हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, नॉन रेजिडेंट बन के चुपचाप बैठे हुए हैं, तो उनको बोला कि उसमें से किनको घसीट के निकाला है, उनको उनमें से बोला तुम इंडियन सिटीजन हो क्या, ठीक है क्या। देखो यहाँ पर क्या मजे की बात है, देखो यहाँ पर क्या मजे की बात है, देखो यहाँ पर जो बात करी थी हमने, डीम्ड सेक्शन क्या बोलता है आपका, डीम्ड सेक्शन, देखो 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 देखो, क्या मजे की बात बोली है, कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सेक्शन क्या था, कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर रेजिडेंट बन जाते हो, इससे रेजिडेंट बन गए, ठीक है क्या, या फिर आपने इससे रेजिडेंट बन गए, ठीक है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर या तो ये लग गया या तो ये लग गया तो कोई परेशानी नहीं है, और आपको क्या मान लिया जाएगा, आप देखोगे आप क्या बनोगे हमारे लिए, रेजिडेंट आरओआर भी बन सकते हो और आर बट एनओआर भी बन सकते हैं। आर बट एनओआर बने तो सिर्फ फॉरेन में एक ही इनकम टैक्स होगी आपकी जो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अगर आरओआर बन गई तो इंडिया बाहर, इनकम बाहर कुछ भी कमा रहे हो सब पर टैक्स ले लेगी इंडिया, ठीक है, आपसे इंडिया आप पर सब कुछ टैक्स लेगी, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी। तो एक पर्सन है, मान लो मिस्टर चंदू, चंदू कहता है ना मैं इसमें आया ना मैं इसमें आया, तो मैं बन गया हूं क्या, नॉन रेजिडेंट, बट मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैंने इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, इंडिया का सिटीजन हूं, और मैं यहाँ से 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूं, और मैं बच के बैठा हुआ हूं, और मैं बच के बैठा हूं कैसे सर, वो 59 डेज ही रुका था, यस और नो सर, चंदू जो था वो 59 डेज रुका था, और वो इंडियन सिटीजन भी है और मोर देन 15 लाख कमा रहा है, तो कह रहे हैं कि और वो बाहर भी कहीं पर टैक्स नहीं देता, वो क्या बोल रहा है, बाहर भी कहीं पर टैक्स नहीं देता, तो निर्मला सीतारमण बोली कि बेटा आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप जो हो कहीं और टैक्स लाइबल नहीं कर रहा, मतलब वो कहीं और नहीं दे रहा किसी भी चीज के लिए, डोमिसाइल या फिर किसी भी रूल के हिसाब से, किसी भी रेजिडेंशिप के हिसाब से वो लाइबल ही नहीं है बाहर टैक्स देने के लिए। ठीक है क्या, मान लो वहां पे बोल रहे हैं कि नहीं 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है या फिर कुछ है, कोई कोई भी ऐसा क्राइटेरिया, तो कह रहे हैं कि भैया आ जाओ हम तुमको अपना मानेंगे, और अब तुम क्या बन जाओगे, तुम क्या बन जाओगे, हमारे आर बट NOR बन जाओगे। पकड़ लिया उसको, और कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इंडिया में बिजनेस है और तुम बाहर कमा रहे हो उससे, उसको हम लोग यहाँ पर टैक्स कर देंगे। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर। तो डीम्ड सेक्शन ये मजा दिलाता है मैडम को, ठीक है क्या, डीम्ड सेक्शन ये मजा दिलाता है। डीम्ड सेक्शन का पर्पस समझ में आ गया ना, किन लोगों को पकड़ना है, जो ऊपर नॉन रेजिडेंट बन गए थे। ऊपर अगर रेजिडेंट बन गए थे तब तो ROR, और मैडम कहते हैं तब तो तुम ROR भी बन सकते हो और आर बट NOR भी बन सकते हैं। आर बट NOR बने तो सिर्फ एक ही इनकम टैक्स करेंगे, लेकिन नहीं ROR बन गए तो हम सारी इनकम टैक्स करेंगे, ठीक है क्या। लेकिन अगर 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 क्या बोला उसने, मस्त चीज बोली ना यहाँ पर, देखो कह रहे कि अगर कह रहे कि नॉन रेजिडेंट, तुम छुपे छुपाए बैठे हो, कह रहे कि नॉन रेजिडेंट बन गए यहाँ पर 59 डेज करके, ठीक है ना, और तुम इंडियन सिटीजन भी हो, इंडियन सिटीजन भी हो, तो ये वाली भी एप्लीकेबिलिटी नहीं लगती ना तुम पे। तो इंडियन सिटीजन हो, 59 डेज रुके हुए हो, इंडियन सिटीजन हो, है, तो और आपका जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, और कहीं और आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो आप फिर हमें यहाँ पर इंडिया में टैक्स दे दो। हमारी यहाँ पर जो कंट्रोल कर हमसे, मतलब यहाँ से जो कंट्रोल कर रहे हो बाहर, तो यहाँ पर टैक्स दे दो, तो यानी कि वहां की इनकम आपकी आपकी टोटल इनकम में जोड़ दी जाएगी। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर समझ में आ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कैलकुलेशन करने से पहले कह रहे हैं स्टे इन टेरिटोरियल वाटर। अगर मान लो कोई भी स्टे इन टेरिटोरियल वाटर है, आपको पता है इंडिया इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स तक, देखो ये रहा, कह रहे हैं कि भैया जो टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, इंडिया के बाहर का जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। मान लो इंडिया है, इंडिया इंडिया ठीक है, इंडिया 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 के बाहर जो यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पर मान लो ये ठीक है क्या, अच्छा, और यहाँ पर 12 इसके परिधि के, यानी कि इसके एरिया के 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल क्या कितना होता है, एक नॉटिकल माइल होता है कितना, एक 1.1515 माइल्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो एक 1.853 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल। कह रहे हैं कि 12 ऑन एन एवरेज, मैं बोलता हूँ कि चलो कि 2 किलोमीटर होता है, ठीक है क्या। तो ऑन एन अप्रोक्स बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। तो टेरिटोरियल वाटर पर मान लो आपकी शिप है और यहां पर रहते हो आप, वैसे तो इंडिया का पार्ट माना जाता है इसको। देखो क्यों कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि भैया इस चीज को ना इंडिया का पार्ट माना गया है। जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर होता है ना, इंडिया का पार्ट है, इंडिया का राइट होता है। यहाँ पर कोई भी विदाउट एनी परमिशन यहाँ पर नहीं आ सकता, कोई भी शिप हमारी टेरिटोरियल वाटर में एंटर नहीं कर सकती विदाउट आर परमिशन, विदाउट आर एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन, ठीक है क्या। हमारी मिलिट्री वगैरह और वो सारी चीज जो नेवी वगैरह हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी परमिशन के बिना कोई भी शिप नहीं आ सकता, ये अपने अंडर में रहता है और इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर टेरिटोरियल वाटर में है तो क्या वो इंडिया में माना जाएगा या बाहर माना जाएगा, क्योंकि हम इंडिया में भी तो नहीं है और बाहर हम पानी पे हैं, पानी पे शिप है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप टेरिटोरियल वाटर पे हो तो आपका स्टे इंडिया में माना जाएगा, क्योंकि वो टेरिटोरियल वाटर जो है वो इंडिया का पार्ट ही है। अच्छा, नो कंटिन्यूस और एक्टिव पीरियड ऑफ स्टे। क्या हमें ऐसा करना है कि भाई जो पीरियड ऑफ स्टे देखना है कि जब हम आए तो कंटिन्यूसली होना चाहिए? नहीं भाई, मैं मान लो कि इंडिया में था, इंडिया में 10 दिन रहा हूं, 10 दिन मैंने 10 दिन यहाँ पे रहा, जैसे यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रहने की जरूरत नहीं है, एक्टिव और कंटिन्यूस प्लेस यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रहने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मेरा बिजनेस जो है वो दिल्ली में चल रहा है, तो मैं पंजाब में भी हूँ, तो पंजाब में भी मैं इंडिया में ही हूँ, हरियाणा में भी मैं इंडिया में ही हूँ। फिर मैं चला गया मान लो बैंगलोर में भी मैं इंडिया में ही हूँ। मैं वहां से चला गया मान लो यूएसए, अब यूएसए से आया, ठीक है, फिर यूएसए से आने के बाद फिर मैं चला गया, फिर 2 दिन 5 दिन रहा, फिर मैं चला गया चाइना, फिर मैं वहां से आया। तो क्या मुझे कंटिन्यूअसली यहाँ पे रहना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। जितने दिन आप यहाँ पे रहोगे, मैंने बताया कि जो जिस दिन आप निकले यहाँ से जाने के लिए और जिस दिन आप आए उसको इंडिया में काउंट करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, जो फॉरेन बाउंड शिप थी, शिप में बैठने के दिन और शिप को एग्जिट करने का दिन, जो हमने बताया था ना क्रू मेंबर जा रहा था, एक्सेप्शनल वाला केस, उसमें वो चीज आउटसाइड इंडिया काउंट की जाएगी, ठीक है क्या। अदरवाइज अगर कहीं आप दूसरी जगह जा रहे हो, फॉरेन बाउंड शिप वाला शिप को ज्वाइन करने वाली कहानी नहीं आ रही है, तो फिर जो जिस दिन जा रहे हो और जिस दिन आ रहे हो उसको हम लोग इंडिया में ही काउंट करते हैं।
और कंटिन्यूस पीरियड देखने की जरूरत नहीं है। डिपार्चर और अलाइवर कंसीडर टू बी इंडिया बता दिया मैंने। यानी कि इंपैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, देखो सिटीजनशिप से क्या होता है, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस टू का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मान लो कि कोई अगर सिटीजन है इंडिया का और वो 182 डेज नहीं रहा, तो वो सिटीजन तो रहेगा बट सिटीजनशिप से नहीं हटेगा, बट वो रेजिडेंट नहीं रहेगा फॉर टैक्स कैलकुलेशन के लिए। ठीक है क्या, रेजिडेंट नहीं रहेगा। मान लो 50 डेज ही रहा, 59 डेज ही रहा, और बाकी दिन, बाकी पूरे के पूरे साल वो कहाँ रहा, अमेरिका में रहा, अपने फादर के पास रहा, तो क्या बोल देंगे, या मदर के पास रहा, या किसी बिजनेस पर्पस के लिए बाहर रहा, तो वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हम लोग उसको बना देते हैं यहाँ पर। जरूर नहीं है जो सिटीजन है वो रेजिडेंट बने। ठीक है क्या, और कंट्री स्पेसिफिक, अ पर्सन कैन हैव सेम रेजिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। बताओ मोर देन वन कंट्री, ये तो रूल के हिसाब से है ना, तो मोर देन वन कंट्री उन्होंने अगर कोई रूल लगाया, जैसे 59 डेज यहाँ पर रुका, 59 डेज मान लो यूएसए में रुक गया, मान लो 182 डेज यहाँ पे रुका, और फिर मान लो बाकी रिमेनिंग 50 डेज वो कहाँ रुक गया, यूएसए में रुका, और यूएसए ने रूल बना दिया कि 50 डेज अगर तुम यहाँ पे रुके तो हम तुम्हें रेजिडेंट मान लेंगे, तो वहां पर भी रेजिडेंट हो गया, यहाँ पर भी रेजिडेंट हो गया, तो हो सकता है वो। ठीक है क्या, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहां तक आके ना हमारा इंडिविजुअल वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। देखो इंडिविजुअल वाला जो पर्सन है ना वो हमें बहुत परेशान करता है, तो मैंने ये बता दिया था यहाँ पर किस तरीके से है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, चलिए ये चीज आपके समझ में आ गई है। ये मैंने चार्ट बना के रखा था, वही जो चार्ट मैंने आपको दिखाया वही चार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ की। किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ही अब सिंपल सिंपल ज्यादा नहीं रह गया है। कह रहे रेजिडेंशियल, रेजिडेंट कब कराएगा, एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली एंड पार्शियली इन इंडिया। कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है ना वो इंडिया में रहना चाहिए। पहला क्या बोला, कह रहा है रेजिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, कह रहे हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब डिसीजन, मेन बंदे कहां पर, डिसीजन कहां से, मीटिंग कहां पे हो रही है, कह रहे हैं इंडिया में हो रही है। मान लो कि एबीसी लिमिटेड है, सॉरी एबीसी लिमिटेड नहीं, मान लो जेके एंड सन्स है, जेके एंड सन्स जो है एचयूएफ, जेके एंड सन्स एचयूएफ है मान लो हमारी, तो एचयूएफ में इसकी जो जेके एंड सन्स है वो इंडिया में रजिस्टर्ड थी, और इंडिया में एचयूएफ रजिस्टर्ड कर रखी है, और इंडिया में ही उसका क्या हो रहा है, यहाँ से ही वो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्शियली इंडिया में है, पार्शियली भी अगर इंडिया में हो, मान लो कि कुछ 10 बोर्ड मीटिंग्स होती है, 10 में से अगर पार्शियली आपने 2 मीटिंग्स भी अगर इधर कर ली, तो पार्शियली भी अगर इंडिया में कंट्रोल आ गया, पार्शियली भी अगर इंडिया में कंट्रोल आ गया, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। समझ में आया नहीं आया, पूरी की पूरी मीटिंग्स बाहर हुई, पूरी की पूरी मीटिंग्स बाहर हुई, देखो क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर होली आउटसाइड इंडिया, होली पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया में, देन इट वुड बिकम नॉन रेजिडेंट, तब वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। सारी की सारी मीटिंग बाहर होगी, लेकिन अगर उसकी एक भी मीटिंग बाहर हुई तो पार्शियली इंडिया में आ गया उसका कंट्रोल। ठीक है क्या, पार्शियली इंडिया में कंट्रोल आ गया, तो जैसे ही पार्शियली इंडिया में कंट्रोल आया तो हम बोलेंगे यहाँ पर गया, तो यहाँ पर वो रेजिडेंट बन गया। अच्छा, अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो छोड़ देंगे, अगर रेजिडेंट बन गया तो क्या होगा, तो रेजिडेंट बन गया तो आपको सेम कंडीशन, 2 कंडीशन में 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 साल में 730 दिन रुका होना चाहिए। सर ये एचयूएफ कैसे हो सकता है, तो एचयूएफ कोई पर्सन थोड़ी, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, इसके कर्ता की बात कर रहे हैं, कर्ता, इसमें जो बताया ना, जो मेन पर्सन होता है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल होता है, कर्ता, तो कर्ता की रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम इसको आरओआर और आर बट एनओआर मानेंगे, आरओआर और आर बट एनओआर। कह रहे हैं कि भैया अगर कर्ता यहां पर क्या बन गया, ये कर्ता ने ये कंडीशन पूरी कर दी, 2 कर्ता रेजिडेंट रहा, या क्या बोल रहा, कर्ता ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ। ठीक है क्या, रेजिडेंट एचयूएफ वुड शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट होना चाहिए, जो रेजिडेंट क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंट निकल गया तो इसलिए रेजिडेंट एचयूएफ बोल दिया उसको। और यहां पर बोल रहे हैं रेजिडेंट एचयूएफ करने के बाद हमने बोला जो करता है, यहां पर जो करता है ना, कर्ता ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ वो रुका होना चाहिए, पिछले 10 साल में से 2 साल यहाँ पर रेजिडेंट होना चाहिए, और 730 डेज उसने पूरे किए होने चाहिए, तब वो रेजिडेंशिप आ जाएगी। ठीक है क्या, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये देखो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, अगर होली एंड पार्शियली है तो रेजिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट हो, और पूरा का पूरा अगर बाहर ही मीटिंग्स हो रही है सब कुछ, तो वो क्या चीज हो जाएगा, पूरा यहाँ पर नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो कर्ता इज रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेजिडेंट तो बन गया एचयूएफ,
लेकिन उसका वो आरओआर है या आर बट एनओआर है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा उसके कर्ता की रेजिडेंशियल स्टेटस को। कर्ता अगर उसका पिछले 2 साल में क्या है, रेजिडेंट है 10 साल में से, और पिछले 7 साल में 730 डेज अगर उसने पूरे कर लिए तो वो आरओआर हो जाएगा, और अदरवाइज वो आर बट एनओआर हो जाएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन आपको देखते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसको देखो, कंट्रोल मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, ये यहाँ पर देख लेना कि क्या-क्या चीजें हैं। यानी कि डेली डे टू डे एक्टिविटीज जो है, एम्प्लॉइज वगैरह कहाँ बैठ रहे हैं, एजेंट वगैरह कहाँ बैठ रहे हैं उसके, तो ये सारे चीज मैटर करते हैं। यानी कि हेड एंड ब्रेन ऑफ एडवेंचर इज सिचुएटेड, यानी कि जहां से पर्सन, देखो कर्ता कभी-कभी क्या होता है ना, कर्ता हम किसी और को बना देते हैं, फादर को कर्ता बनाया और उसको फॉरेन में बिठा दिया हमने, बट डिसीजन जो है उसका बेटा ले रहा है और बेटा परमानेंटली इंडिया में है, तो हम बोल देंगे भैया ब्रेन जो है ना उसका इंडिया में है, ब्रेन जो है उस कर्ता का इंडिया में है और उसको हम मान लेंगे, फिर उसकी रेजिडेंशियलशिप देखेंगे और उसको आरओआर मानेंगे या आर बट एनओआर मानेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। एक्चुअल मतलब यहाँ पर देख लेंगे, एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना, मेयर राइट टू कंट्रोल किसको दिया गया पेपर्स पे वो मैटर नहीं करता, राइट टू कंट्रोल मैटर नहीं करेगा, हम बोलेंगे कि एक्चुअल में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास है, ठीक है ना। चलिए, but control and management do employ the functioning of, जो control and management का मतलब है do employ the functioning of controlling and directing power at particular place with some degree of permanence। कह रहे हैं कि with some degree of permanence का मतलब हो गया, कह रहे हैं कि कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या अप्लाई करता है कि भैया आपके पास कहां से कितना पावर है आप कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। तो अगर आप इंडिया से ही उसको कंट्रोल कर रहे हो, कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो भैया आप इंडिया के यहाँ पर पर्सन देखे जाओगे, माने जाओगे कि रेजिडेंट में हो। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अ बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजैक्ट किया जाता है, ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय मिस्टर ई को जो है करता है ऑफ एचयूएफ, हु इज बोर्न इन कोलकाता, इंडिया में पैदा हुआ, विजिट इंडिया ड्यूरिंग दी 25 एंड 26 में वो विजिट करता है इंडिया फॉर आफ्टर 15 ईयर्स के बाद, यानी पिछले साल वो जीरो रहा, पिछले साल वो जीरो रहा, यानी पिछले साल अगर जीरो रहा तो यानी कि जो दूसरी कंडीशन है, ये 7 साल पूरा पूरा में 365 डेज वो पूरा करने वाली कहीं बात ही नहीं आती है, ठीक है क्या। ही कम्स टू इंडिया इन ऑन ऑन कब आ रहा है वो, 1/4/2025 को आया, एंड लीव इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो लीव कर रहा है, ठीक है क्या। तो बताओ जल्दी से, 1 दिसंबर 2025 को वो चला गया, तो डिटरमाइन करना उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, और एचयूएफ का भी रेजिडेंशियल स्टेटस बताना जिसमें वो करता है, तो दोनों का। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट होगा ही नहीं होगा, तो बताओ इंडिया में वो कितने दिन रहा, इंडिया में वो कितने दिन रहा पहले बता दो। यहाँ पर कर्ता का रेजिडेंशियल इंडिया, देखो दो कैपेसिटी है, कर्ता की दो कैपेसिटी, यानी मिस्टर ई की दो कैपेसिटी के बेसिस पर हम लोग जज कर रहे हैं। कह रहे हैं एक तो उसका इंडिविजुअल लेवल पर वो क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो बता दो, और अगर मैं बात कर रहा हूं उस जिसमें वो एचयूएफ है, तो वो एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो बता दो। पहले तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी चेक करेंगे, वही 182 डेज वाला, तो यहाँ पर कितना डेज वो रुक गया, सर वो 182 डेज से ज्यादा रुका है इंडिया में, ठीक है ना। कितने कौन सी तारीख को आया, यहाँ पर 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को आया तो इंडिया में 1 अप्रैल को आ गया, तो अप्रैल 30 होता है, ठीक है क्या, 30 फिर 31, ये ऐसे ऐसे करते टोटल मिला के वो जिस दिन गया है उसको भी इंडिया में माना जाएगा दिसंबर का। तो कह रहे हैं कि 245 डेज वो रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाता है, यस और नो। और उसका पिछला साल देखेंगे तो पिछले साल तो उसने दोनों अगर कंडीशन पूरी करेंगे, दोनों कौन सी कंडीशन पूरी होती है सर, सर पिछले 10 साल में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए एक बार, ठीक है क्या, एक बार रेजिडेंट होना चाहिए, वो इन कोलकाता बॉर्न इन कोलकाता हुआ, कोलकाता में विजिट किया उसने, एंड ड्यूरिंग द ईयर 25 यानी आफ्टर 15 साल हुआ है, तो पिछले 10 साल में तो वो रेजिडेंट नहीं रहा होगा, पिछले 10 सालों में तो वो 15 साल बाद आया, तो साल में रेजिडेंट नहीं है, और पिछले 7 साल का भी उसका 730 डेज पूरा नहीं हो रहा, तो वो आर बट एनओआर बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन, उसने सेटिस्फाई नहीं की, तो वो क्या बन गया कि बीइंग however since he has come to India after 15 days he does not satisfy the condition of being ordinary resident, तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आर बट इसका पर्सनल कैपेसिटी क्या हो गया, आर बट एन ओ आर हो गया है, क्या हो गया, आर बट
एनओआर। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं, सिंस अब बिजनेस की बात करते हैं, एचयूएफ की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजैक्ट हो रहा था चीजें, नथिंग मेंशन की भाई रिगार्डिंग दी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। भैया ये बोला ही नहीं कि वो इंडिया में आया और इंडिया में उसने मीटिंग्स किया या फिर उसने कंट्रोल यहाँ से कोई भी डिसीजन मेकिंग लिया। इंडिया में तो आया था, बट वो डिसीजन मेकिंग उसने यहाँ से लिया, कुछ मेंशन किया है क्या आपको? नहीं मेंशन किया। तो हम एज्यूम करते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया अगर है तो यहाँ पर वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है एचयूएफ। ठीक है कि अगर वो लिख देता कि मान लो यहाँ पर कोई उसने डिसीजन लिया, मेजर डिसीजंस लिए, ठीक है क्या, तो पार्शियली इंडिया में कंट्रोल आ गया, तो पार्शियली एक मीटिंग्स भी अगर बता बात कर देता तो एचयूएफ जो होता है यहाँ रेजिडेंट हो जाता, और एचयूएफ अगर रेजिडेंट हो जाता तो वो भी आर बट एनओआर होता, क्योंकि दो कंडीशन जो है नेक्स्ट वाली वो पूरी नहीं होती है कर्ता की। नेक्स्ट, an HUF whose affairs of business are completely controlled from India, तो वो क्या बन गया? रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस बनाना है। और कर्ता के बारे में बता रहे हैं, इफ कर्ता इज आरओआर इन इंडिया फॉर द ईयर, आरओआर हो गया, आरओआर हो गया, याद रखो कर्ता आरओआर, कर्ता का आरओआर होने का मतलब क्या है? कर्ता इंडिविजुअल कैपेसिटी में आरओआर है, ठीक है ना, आरओआर है, तो मतलब उसने दो कंडीशन पिछले वाले पूरे किए होंगे या नहीं किए होंगे? यस सर, पिछले वाले पूरे दो कंडीशन पूरे किए होंगे, तभी तो वो आरओआर बना ना। पिछले 7 साल में वो 730 डेज और पिछले 10 साल में से 2 साल वो रेजिडेंट रहा होगा, तभी तो वो आरओआर बना होगा ना। तो कह रहे पिछले उसका जो स्टेटस है इंडिविजुअल कर्ता का, वो आरओआर है इंडिया फॉर दैट ईयर। दूसरा क्या बोल रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो उसका क्या होगा अगर वो आरओआर है। देखो यहाँ पर तो वो रेजिडेंट हो गया, एचयूएफ क्या हो गया? कंट्रोल इंडिया में आ गया, तो वो रेजिडेंट हो गया। रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन पूरी करनी है, तो क्या वो दो कंडीशन पूरी कर रखी है? यस, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में दो कंडीशन पूरी कर रखी है, तो वो भी क्या बन जाएगा? आरओआर बन जाएगा। तो एचयूएफ इज, पहले वाले केस में आरओआर इन इंडिया, कर्ता वुड बी सेटिस्फाइंग बोथ दी एडिशनल कंडीशंस जो आरओआर बनने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में है, कर्ता जो है वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि उसने पहला बेसिक कैपेसिटी पूरा नहीं किया, एंड बेसिक कैपेसिटी पूरा नहीं किया बोथ, बट ही सेटिस्फाई, बट यानी कि बेसिक कैपेसिटी करता क्या था? 182 डेज और 60 डेज वाला वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो नॉन रेजिडेंट बन गया होगा वहां से। बट वो कह रहा है कि उसने एडिशनल पिछले 7 साल और में 2 साल वाला जो रेजिडेंटशिप वाला है, जो जो एडिशनल कंडीशन है, ठीक है क्या, एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है। वो अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर एचयूएफ तो ऑलवेज रेजिडेंट रहेगा ना, उसका एचयूएफ रेजिडेंट ही रहेगा, और उसने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो अगेन वो क्या बन जाएगा? आरओआर ही बन जाएगा। यस और नो? यस, कर्ता ने तो पूरी कर रखी, तो आरओआर बन जाएगा। और नेक्स्ट, इफ कर्ता इज आर बट एनओआर है इंडिया में, आर बट एनओआर मतलब दो कंडीशन उसने पूरी नहीं की है, तभी जाके वो क्या है? आर बट एनओआर है। तो इसीलिए एचयूएफ भी क्या बन जाएगा? आर बट एनओआर बन जाएगा, क्योंकि एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की है। सिंपल, ठीक है क्या? ये वाले क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लेना। ठीक है क्या? बिल्कुल ही आसान है। चलिए हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पड़ाव पर। नेक्स्ट पड़ाव किसके बारे में बात करते हैं? जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बता दो हमारा। यहाँ पर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एचयूएफ एंड ए, फर्म और एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सिंपल है, यहाँ पर देखो, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये मैं यहाँ पे आपको चार्ट से कवर करा देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बता दिया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। जब हम फर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो रेजिडेंट, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सीधा इसके बारे में बात करेंगे। उसमें आरओआर एनओआर का कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आर बट एनओआर का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा होली और पार्शली, एक भी मीटिंग अगर इनकी इंडिया में हो गई या कंट्रोल किसी ने इंडिया से ले लिया, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे फर्म को। आर्टिफिशियल जुडिशियल एओपी को हम लोग क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे बताओ जल्दी से? रेजिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट, अगर सारी की सारी मीटिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से चल रहा है तो। सेम गोज फॉर लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए भी वही है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सर फिर अलग अलग क्यों बताया कि बेटा सेक्शन अलग अलग है, इनकी सेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। अदरवाइज आपको याद रखना है कि फर्म एओपी, एओपी, और अगर बीओआई हो गया, और अगर मैं बात कर रहा हूँ लोकल अथॉरिटी हो गया, ठीक है क्या, लोकल अथॉरिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया,
तो इनके लिए क्या है कि भैया कंट्रोल अगर कंप्लीटली इंडिया में है, ठीक है, कंप्लीटली इंडिया में या फिर आप पार्शियली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, देखो अब एक क्वेश्चन है, देख लो एक बार। एक क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी पार्टनरशिप फर्म है हैविंग टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए इज अ वर्किंग पार्टनर हु इज इन जर्मनी थ्रू आउट द ईयर, जर्मनी में है थ्रू आउट द ईयर, एंड मिस्टर बी इज अ साइलेंट पार्टनर हु इज इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस पार्टनरशिप फर्म जो है इज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि मुझे मिस्टर ए, अच्छा, बट इफ मिस्टर ए कम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज भी आ गया, पार्टनरशिप फर्म शैल बी रेजिडेंट। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर वो फ्यू डेज के लिए, क्योंकि वर्किंग पार्टनर अगर फ्यू डेज के लिए यहाँ पर आया तो मतलब काम के लिए ही आया होगा, काम के लिए आया तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए आया, तो वो फ्यू डेज के लिए भी अगर आ गया तो यहाँ पर उसको यानी पार्शियली इंडिया में उसका कंट्रोल आ गया, तो पार्शियली आ गया तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। एक दिन के लिए भी अगर तुम्हारा पर्सन यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे और तुम्हारी फॉरेन इनकम को भी टैक्स कर डालेंगे। ठीक है क्या? ये रूल बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये यही बात, ये वाली बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, खत्म हो गया ये वाला भी केस स्टडी। चलिए अब लास्ट बच गया है यहाँ पर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सर, कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या कहती है, क्या कहती है कंपनी? देखो कंपनी क्या कह रही है, सिंपल समझो, यहाँ पर मैंने चार्ट से बताया। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का कैसे निकालेंगे, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी का मतलब क्या हो गया, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। और कोई ऐसा फॉरेन कंपनी जो कि, नहीं सिंपल, इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी का मतलब हो गया जो इंडिया में रजिस्टर हो रखी है। इंडियन कंपनीज, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंपनीज एक्ट में यहाँ पर रजिस्टर अगर हो रखी है तो उसको इंडियन कंपनी बोलते हैं। अगर कोई भी इंडियन कंपनी की बात है भैया, ऑलवेज रेजिडेंट है, उसका कंट्रोल चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मान लो इंडियन कंपनी है, मान लो पीक्यूआर लिमिटेड इंडियन कंपनी है और उसका मालिक जो है वो बाहर बैठा है परमानेंटली जर्मनी में और जर्मनी से चला रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा बाहर है, तो क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे? नहीं बेटा, हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं देखेंगे यहाँ पर। रिगार्डलेस कंट्रोल मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, पूरे साल वहां पर रहता है, पूरे सालों साल वहां पर रहता है, बट इंडियन कंपनी है तो हम वो हमारी रेजिडेंट है और हम उसके इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर टैक्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉरेन कंपनी की बात, फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ कह रहे हैं कि भैया फॉरेन कंपनी जिसका पोयम, पोयम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वही कंट्रोल के तौर पे ही मान लो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को ही बोले, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया में है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो हम उसको क्या मान लेंगे? आपको उसको रेजिडेंट मान लेंगे, यानी कंट्रोल इंडिया में है अगर फॉरेन कंपनी का, तो यानी रजिस्टर बाहर हुई है और उसका कंट्रोल इंडिया में आ रहा है तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। और अगर उसका कंट्रोल, देखो क्या बोल रहा है, इफ इट इज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस अगर ड्यूरिंग द ईयर रेलेवेंट प्रीवियस हैज नॉट इन इंडिया, अगर पोयम इंडिया में नहीं है तब हम उसको नॉन रेजिडेंट उस कंपनी को मानेंगे। वालों बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर, हमें बात समझ में आ गया। ठीक है क्या? अब इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब कि कहां से एक्चुअल में कंट्रोल किया जा रहा है बिजनेस को, बिजनेस का मैनेजमेंट क्या है। मतलब आप दिमाग में सिंपल यही लेके चलो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में आ गया, फॉरेन कंपनी, देखो इंडियन कंपनी है ऑलवेज क्या हो गया हमारा, रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी रहेगी तो उसका अगर पोयम, पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया ड्यूरिंग द एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, अगर एक दिन के लिए भी अगर इंडिया में मान लिया गया तो उसको रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज हम उसको नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। ठीक है क्या? हमें बात समझ में आ गई है। चलिए एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, देखो इधर बिल्कुल ही आसान है। कह रहे हैं कि कंपनी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो बताइए इंडियन कंपनी हो गई, ऑलवेज रेजिडेंट हो गया। आगे देखने की बात जरूरत ही नहीं कि हैव बिजनेस इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, तो कोई मतलब ही नहीं है, इंडियन कंपनी है तो भैया रेजिडेंट है। पीक्यूआर लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जैसे ही बोल दिया इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रेजिडेंट लगा दो बेटा, क्योंकि और मैनेजमेंट कंट्रोल कह रहा है कि वो जर्मनी यानी आउटसाइड इंडिया से कर रहा है। पीक्यूआर पीएलसी जो लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में हुई है एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बताया। ऐसे क्वेश्चन आपको बताएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, तो भैया वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन कोई जेपीएच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि जापान की कंपनी है और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो उसका जापान से ही चला रहा है, तो भैया हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। बट अगर वो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे
यहाँ से कोई कुछ कमा के लेके जाते हैं, तो मान लो कि अच्छा फिर हम उनका नॉन सर अगर कोई बाहर कमा रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर है, तो हमसे क्या लेना-देना? अरे भाई वो अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करेगा, मान लो इंडिया के किसी पर्सन को उसने बेचा है कुछ माल, तो इंडिया से कमा रहा है ना। इंडियन कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इंडिया से कमा रहा है ना, तो इंडियन इनकम पर तो हम टैक्स लगाएँगे ना, नॉन रेज़िडेंट हो गया, तो भी हम इंडियन इनकम पर तो टैक्स लगाते ही हैं। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। तो यहाँ तक तो आपका आके रेजिडेंशियल स्टेटस आपका खत्म हो जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म सर चैप्टर खत्म हुआ? नहीं, चैप्टर नहीं खत्म हुआ। स्टेटस का जो मामला था यहाँ पर हमने कवर कर लिया। इंडिविजुअल वाले बंदे ने परेशान किया था थोड़ा-सा, बाकी हमें वो समझ में आ गया। 3 केसेस अलग से समझना है आपको और बाकी देखो इंडिविजुअल का केस 182 डेज़ दिखा देता हूँ एक बार शॉर्ट में ही 5 मिनट में देख लो। ये रहा। यहाँ क्या-क्या चीज़ देखनी थी? ये रहा, इंडिविजुअल का केस है। अब इंडिविजुअल के केस में आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है, ये रहा, ठीक है क्या? ये देखना है या ये देखना है, इनमें से कोई भी अगर आया तो रेज़िडेंट, अदरवाइज़ वो नॉन रेज़िडेंट हो जाएगा। नॉन रेज़िडेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रेज़िडेंट हो गया तो फिर हमें 2 कंडीशन पूरी करनी है, आरओआर और एनओआर के लिए। लेकिन ये वाली सेक्शन नहीं लगेगी आपके लिए 3 मेन लोगों के लिए। कौन-कौन लोग थे वो? कह रहे तीनों के तीनों इंडियन सिटीज़नशिप होंगे, इंडियन सिटीज़न है और इंडियन सिटीज़न अगर यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहा है परमानेंटली तो उसके लिए 182 डेज़ देखा जाएगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर ओनली रेज़िडेंट एंड नॉन रेज़िडेंट के लिए और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी अगर फॉरेन बाउंड शिप जा रही है और उस पर एज़ अ क्रू मेंबर बन के जा रहा है वो, तो उसके लिए भी 182 डेज़ देखा जाएगा, ठीक है? और उसके लिए बोला था डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट का ध्यान में रखना कि भई जो डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट वो साइन कर रहा है, ठीक है? तो सीडीसी वो साइन करता है जब जॉइनिंग और जो एग्ज़िट लेगा वो दिन हम फॉरेन आउटसाइड इंडिया मानेंगे, बाकी चीज़ हम इंडिया में मान लेंगे, काम खत्म। जब तीसरा वाला बात आता था मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर तीसरा वाला जो बात है जो कि नॉर्मली बाहर रहते हैं या फिर इंडियन सिटीज़न है, बाहर रहते हैं या फिर इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहते हैं और कभी-कभी इंडिया में विज़िट करने आते हैं, तो और उनकी इनकम अगर 15 लाख तक है, तो उनके लिए भी क्या करना है 182 डेज़ ही चेक करने हैं। लेकिन अगर वो 182 डेज़ से ज़्यादा चले जाए उनके 18 सॉरी अ, उन 15 लाख से 15 लाख तक है तो 182 डेज़ ही चेक करने हैं, 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनका इनकम तो फिर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ये 182 डेज़ और 120 डेज़ चेक करने हैं मिनिमम और 365 डेज़ भी क्राइटेरिया भी लगाया जाएगा और अगर ये सेकंड वाली कंडीशन से बनता है तो आर बट एनओआर बनता है। ये आ गया था और यहाँ पर हमने बोल दिया था इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? कह रहे हैं इंडिया की इनकम तो सारी जोड़नी है, जो डीम्ड टू बी इंडिया है वो भी जोड़नी है और प्लस हमारा जो फॉरेन से इनकम आ रही है कौन से बिज़नेस की जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। इसके साथ हमने बोला था कि कह रहे हैं इंडिया जो बंदे बच गए कहाँ पर डीम्ड सेक्शन बताई थी एक डीम्ड सेक्शन निकाली थी हमने और डीम्ड सेक्शन में बोल रहे थे कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमन ने बोला था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बचकर निकल गया है वो नॉन रेजिडेंट हो गया है और किसी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा है और किसी और कंट्री में वो टैक्स नहीं दे रहा है तो वो हमारी कंट्री में क्या बन जाएगा वो हमारा अपना बन जाएगा वो क्या बन जाएगा ऑलवेज रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा ठीक है क्या और एचयूएफ के बारे में बताइए कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली पार्शली तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो और अगर फिर उसका आरओआर और आर बट एनओआर देखेंगे तो कर्ता का देखेंगे कि उसने 2 कंडीशन पूरी की है या नहीं की है। ठीक है क्या? अच्छा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी एओपी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो वो कह रहे हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली अगर बाहर है तो फिर वो हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट अगर यहाँ पर 1 दिन के लिए भी है या फिर कंप्लीटली इंडिया में है तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। कंपनी के केस में बात कर रहे थे हम लोग की कंपनी जो इंडियन कंपनी है ऑलवेज हमारा क्या है रेज़िडेंट मानेंगे, बेशक कंट्रोल कहीं से भी हो, पोएम कहीं पर भी हो। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है, तो पोएम की बात करें, प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, 1 दिन के लिए भी, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस तो 1 दिन के लिए भी अगर इंडिया में आया, तो हम लोग रेज़िडेंट मानेंगे, अदरवाइज़ फॉरेन कंपनी को नॉन रेज़िडेंट का दर्जा देंगे। तो बोलो ये समझ में आ गया ना? सर, यस सर, हमें समझ में अच्छे से आ चुका है। चलिए बेटा